इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रस्तुत किया गया, आज पार्लियामेंट में रखा गया और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वर राव जी ने इसके बारे में कुछ बातें भी बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को 739 पेजेस के डॉक्यूमेंट को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ना ही इसकी समरी फटाफट से चैट जीपीटी में या जेमिनाई में डाल के निकाल के उसको रटने बैठ जाना है। कोई पर्पस नहीं, क्योंकि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, दिमाग में जानी चाहिए। 8 ऐसी टर्म्स जो इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यूज हुई हैं एंड दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट एज फार एज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अबाउट आवर कंट्री इज कंसर्न। बड़े यूनिक टर्म्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ये इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने इस्तेमाल की है, इसलिए एग्जाम पीओवी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं 8 टर्म्स आज डिस्कस करूंगा। डेप्थ में एक एक चैप्टर भी डिस्कस कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर अस टू एक्सप्लेन। तो आज पहले शुरुआत करते हैं टर्म से। पहली टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी। मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है, चैप्टर भी लिखा हुआ है, कि आप खुद जाके उस डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हो देख सकते हो, बट नॉट एडवाइजेबल, मैं यही समझा दूंगा। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑरेंज इकोनॉमी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्रिएटिविटी से जनरेट किया गया पैसा होता है। तो ऑल द इकोनॉमी दैट इज यूजिंग क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम्स अंडर ऑरेंज इकोनॉमी। इसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज आती है? आइडियाज से, है ना, एडवर्टाइजिंग का आइडिया, ठीक है, किताब का आइडिया या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कोई मूवी, कोई शॉर्ट फिल्म, कोई किताब, ये सारी चीजें ऑरेंज इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। अब अर्बन एरियाज के अंदर ना, अर्बन एरियाज के अंदर ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कॉन्सर्ट इकोनॉमी की, उसका भी एक सबसेट बनाता है और कहता है कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी बहुत ज्यादा पैसा जनरेट करती है। यूएस के अंदर लाइव म्यूजिक 1/3 ऑफ द टोटल म्यूजिक रेवेन्यू लेके आता है, $130 बिलियन का रेवेन्यू लेके आता है, ठीक है। यूके के अंदर टूरिज्म जैसी चीजें 6.6 बिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू लेके आती है। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। तो इंडिया को भी डिप्लोर किया जाता है कि आप भी अपनी इकोनॉमी के अंदर इन चीजों को लेवरेज करो। इंटरेस्टिंगली ना, आज ही शशि थरूर का एक आर्टिकल है द हिंदू में, जरूर पढ़ना। उन्होंने बताया है कि इंडियन टूरिज्म को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। खैर, नेक्स्ट टर्म जो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म था वो है ग्रीनियम। क्या है? ग्रीनियम। ग्रीनियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन प्लस प्रीमियम। Greenium is used to talk about the difference in the yield between green bonds and conventional bond. थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो, जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है तो आप पैसा बोरो करने की कोशिश कर सकते हो। अगर वो कोई रेगुलर प्रोजेक्ट है, मतलब मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री बनानी है, ऑफिस बनाना है, तो मैं बॉन्ड्स इशू करके पैसा बोरो कर सकता हूं। बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा पेपर, पीस ऑफ पेपर, जिस पे मैं लिख देता हूं कि आप आज मुझे 1 लाख रुपीस दे दीजिए क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और 5 साल के बाद मैं आपको 10% यील्ड पे मतलब ये पैसे वापस दे दूंगा। तो इसका मतलब 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, तो 1,10,000 वापस दे दूंगा। अब वो 10,000 रुपए मैं मंथली दे सकता हूं, एनुअली दे सकता हूं, या इकट्ठे एंड में दे सकता हूं। दिस इज बॉन्ड, है ना। जब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करता है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट, एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है, तो उसे ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। अब ग्रीन बॉन्ड और कन्वेंशनल बॉन्ड में ना यील्ड का डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन बॉन्ड होता है उसमें रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेस, और इसीलिए वो कम यील्ड पे या लो यील्ड पे बेचा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोरो कर रहा हूं पैसा, तो मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा वापस देना पड़े। तो इस प्रीमियम को, इस डिफरेंस को कहते हैं, मान लीजिए ये रेगुलर बॉन्ड है, इसका 10% यील्ड है, जो आपका ग्रीन बॉन्ड होगा उसका यील्ड 5% होगा, क्योंकि उसमें रिटर्न कम आने वाला है और मैं वापस ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं देना चाहूंगा। द डिफरेंस हेयर इज कॉल्ड ग्रीनियम। तो बेसिकली
ग्रीनियम जो होता है इज द यील्ड एडवांटेज ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स ओवर कन्वेंशनल बॉन्ड। एडवांटेज ये किसके लिए है? बोरोवर के लिए, जो बॉन्ड इशू कर रहा है उसके लिए एडवांटेज है, क्योंकि उसे कम इंटरेस्ट रेट पे वापस देना पड़ेगा, है ना। ये इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर तो ये जान के इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि ये एक ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का बॉन्ड है। इस टर्म को ग्रीनियम कहते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ने अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जो जुरिस्डिक्शन है वहां पे देखा कि ये जो ग्रीनियम है, दैट द डिफरेंस है, ये कितना आ रहा है। तो इंडिया में ये डिफरेंस एक तो कम है 0 to 6%, और इंटरमिटेंट है, मतलब स्टेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि इंडिया के अंदर सेकेंडरी मार्केट में ग्रीन बॉन्ड्स कम बिकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि अगर पहले मैंने बॉन्ड इशू किया, मेरे से किसी ने बॉन्ड ले लिया और मुझे पैसे दे दिया, दिस इज प्राइमरी। फिर उसके बाद मैं आगे उस बॉन्ड को बेचना चाहता हूं, तो आगे बेचने की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। ऑल्दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट कम अपॉर्चुनिटीज है। पैसा इसमें कम आता है, स्मॉलर इशू साइज। ऐसी बहुत सारी रीजंस की वजह से यह बोला गया कि इंडिया में ग्रीनियम इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पक्का ही पक्का मुझे एडवांटेज मिलेगा। जैसे फ्रांस जैसे देशों में अगर मैं ग्रीन बॉन्ड इशू करता हूं तो ये गारंटीड है कि मुझे एडवांटेज मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस के अंदर पहले ही ये सिस्टम शुरू हो गया था, तो ये स्टेबलाइज हो चुका है और इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यूरोप की और फ्रांस की खुद की जो पॉलिसी है वो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, हाईली प्रमोट करती है। तीसरा टर्म, तो ग्रीनियम समझ आया, ऑरेंज इकोनॉमी समझ आया। तीसरा टर्म है डी गर्बा। ये गर्बा नहीं है वैसे लेकिन मैं इसे पढ़ रहा हूं डी गर्बा। डी गर्बा इज डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसके अंदर पेज नंबर 591 में ये टर्म आपको दिख जाएगी। डी गर्बा बेसिकली बताता है कि इंडिया का जो सेंसस वाला सिस्टम है टू कैटेगराइज अ पर्टिकुलर प्लेस एज अ अर्बन एरिया और रूरल एरिया, उसके मुकाबले अगर आप डी गर्बा वाली मेथोडोलॉजी यूज करोगे, जो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूएनडेसा की मेथोडोलॉजी है, तो आपको यह पता चलेगा कि इंस्टेड ऑफ व्हाट यू वर थिंकिंग अर्लियर, आपको लगता था सेंसस के हिसाब से कि इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 31% है 2011 में। आप अगर डी गर्बा मेथड से देखोगे तो डी गर्बा मेथड के हिसाब से 2015 में ही इंडिया की पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन ऑलरेडी 63% हो गई थी। तो डी गर्बा मेथड के अंदर और हमारे मेथड के अंदर क्या फर्क है? हमारे मेथड में हम या तो सेंसस टाउन बोलते हैं किसी जगह को, या स्टैट्यूटरी टाउन बोलते हैं। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब जिस भी एरिया को, जिस भी इलाके को स्टेट गवर्नमेंट ने रूरल अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया, वो स्टैट्यूटरी टाउन है। सेंसस कंडक्ट करते वक्त हम ये देखते हैं एक ऐसा इलाका जिसकी 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो, और मेल वर्कफोर्स जो है नॉन एग्रीकल्चर के अंदर 75% से ज्यादा इंप्लॉयड हो। तो जितनी टोटल मेल वर्कफोर्स है उसमें से 3/4 एग्रीकल्चर के अंदर इंप्लॉयड हो। हम ये क्राइटेरिया देख के अर्बन रूरल बताते हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन 31% थी। लेकिन अगर आप डी गर्बा मेथड लोगे, डी गर्बा मेथड क्या करता है? सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करता है। सैटेलाइट इमेजिंग से वो क्लस्टरिंग देखता है कि कितने पर्टिकुलर एरिया में घरों के कितने क्लस्टर हैं, लोगों के कितने, बिल्ट अप एरिया कितना है, और उस एरिया में पॉपुलेशन कितना है। ये दोनों चीजें सुपर इंपोज करके बता देता है कि ये तो अर्बन एरिया है, ये तो अर्बन एरिया, ऐसे करता है। तो ऐसे मेथड से इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 63% 2015 में ही हो गई थी, विच पॉइंट्स आउट टू दैट अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा रैपिड है, इवन मोर रैपिड एज कंपेयर टू व्हाट यू थिंक इट इज। अर्बनाइजेशन से ही जुड़ा एक और टर्म वो इस्तेमाल करते हैं आगे, जिसकी मैं बात करूंगा। बिफोर दैट हम प्रीलिम्स 2026 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज कर रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। उसमें एडवांटेज प्राप्त करने के लिए लेजर शार्प फोकस की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से करंट अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत है, और की टॉपिक्स कंपाइलेशंस के थ्रू बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। एपिक कोर्स के अंदर हम यही करवाएंगे। चौथी टर्म आती है, ये भी अर्बन एरिया से ही जुड़ी है, इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर। दिस टर्म इज बेसिकली लिफ्टेड फ्रॉम अ सर्वे दैट वाज कंडक्टेड रिगार्डिंग सो कॉल्ड सिविक सेंस इन द कंट्री। और यहां पे इस चैप्टर में मुझे मिलता है इस इकोनॉमिक सर्वे का सबसे खूबसूरत पार्ट।
हो सकता है कि कुछ लोग अपनी स्क्रीन पे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने चैप्टर का पेज बता दिया, पेज नंबर 615। आप पेज नंबर 615 पे जाओ, पॉइंट नंबर 15.57 पढ़ो। इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन पैराग्राफ। उसको मैं समझाता हूं कि उसमें लिखा क्या है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमने ना बहुत सारी स्कीम्स ट्राई की अर्बन एरियाज के अंदर बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, ताकि लोग खुले में शौच ना करें, बाहर कूड़ा करकट ना फेंके, गंदगी ना मचाएं। हमने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कानून बनाए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का यह मानना है कि इसके जो परिणाम है, इसके जो रिजल्ट्स है, वो देश भर में कंसिस्टेंट नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे एरिया में डिस्पाइट दीज इनिशिएटिव्स वी हैव नॉट सीन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो दूर की बात है, बुरी हालत हो गई है हमारी सड़कों की, हमारे गार्बेज डंप्स की, हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स की, सीवेज सिस्टम्स की, सब जगहों की। और उसका वो कारण बताते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट, और वो गवर्नमेंट के फॉल्ट को लोगों की लैक ऑफ सिविक सेंस, दोनों को आपस में कैसे ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हैं, ये इन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जनता को पता होता है ना कि कूड़ा फैलाना गलत बात है, खुले में शौच करना गलत बात है। इट्स नॉट अबाउट अवेयरनेस, नीदर इट इज अबाउट वैल्यूज। व्हाई? बिकॉज ये कहते हैं कि क्या घर पे भी लोग ऐसा करते हैं कि घर के अंदर कूड़ा फेंक देते हैं, अपने घर में बेस्ट सफाई रखते हैं? मोस्ट ऑफ द, मतलब 95% एक्सेप्ट कुछ हॉस्टलर्स जो हो सकते हैं बीटेक वगैरह वाले हमारे टाइम के, उनके अलावा सब लोग अपना घर, अपने घर के आसपास चीजें चमका के रखते हैं, अपनी गाड़ी को ब्रांड न्यू फ्रेश दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है कि जब पब्लिक में आते हैं तो फिर इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है? उनका कहना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ अ फ्रेजाइल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि गवर्नमेंट से सिटीजन्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंसिस्टेंटली पूरी नहीं होती, जिसके चलते सिटीजन्स में भी ये फीलिंग आ जाती है कि छोड़ो यार, मुझे क्यों यहां पे ठीक करना, कौन सा मेरे लिए कुछ कर रहे हैं यहां पे, है ना? तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वीक होने की निशानी है। वो कहते हैं कि जहां एनफोर्समेंट कंसिस्टेंट नहीं है, हर बंदा जो रूल तोड़ता है उसे सेम पनिशमेंट नहीं मिलती हो, सर्विस डिलीवरी अनरिलायबल है, कि साफ पानी नहीं आता है कुछ एरिया में बहुत साफ पानी आता है, बिजली का पावर कट कहीं पे बहुत ज्यादा लगता है, कहीं पे कम लगता है, और जब पेनल्टीज अनसर्टन हो, किसी बंदे को 100 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए रिश्वत देके आप निकल सकते हो, कहीं कोई शरीफ बंदा है वो पूरा चालान भर रहा है 5,000 रुपए का। जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो कंप्लायंस इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब इट इज नॉट गारंटीड कि जो रूल आपने बनाए हैं उसको कंप्लाई करोगे। अगर रूल अनइवनली अप्लाई होते हैं, कोऑपरेशन गिव्स वे टू इंडिविजुअल कैलकुलेशन। इफ रूल अप्लाइज अनइवनली, कोऑपरेशन की जगह इंडिविजुअल कैलकुलेशन आ जाती है। मतलब अगर कहीं किसी जगह पे आपने लिखा है कि कूड़ा फेंकना मना है, वही चीज दूसरी जगह पे भी लिखी है, लेकिन एक जगह पे बंदे को पता है कि यहां पे कोई पुलिस वाला कभी नहीं आता, कोई अथॉरिटी कभी नहीं आती, कैमरा नहीं लगा हुआ, और दूसरी जगह उसको पता है कि यहां पे कैमरा लगा हुआ है, यहां पे मेरे को सजा हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी। मैंने इससे पहले कई लोगों को कूड़ा फेंकते देखा, उनको सजा मिली। तो जो पहली जगह है वहां पे कूड़ा लोग फेंकते रहेंगे, दूसरी जगह नहीं फेंकेंगे। ऑल्सो इट सेज कि इंडियन हाउसहोल्ड्स अपने घर को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कॉमन स्पेसेस में वो कम केयर करते हैं। इसका मतलब जहां जहां सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं ये जगह साफ रखूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसका मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा, वो चीज उसे पब्लिक या कॉमन स्पेसेस पे नहीं नजर आती है। इसी वजह से इस पूरे वंडरफुल पैराग्राफ में एक चीज बताई गई है जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर। तो ये इंडिया टुडे के एक सर्वे की बात करते हैं और लोगों से बेसिक सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या खुले में शौच करना बुरी बात है? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से यस। क्या रिश्वत देना कभी कभी काम कर जाता है? सही है। तो उसमें द कंट्री इज वेरी डिवाइडेड कि 60% से यस इट वर्क्स, 40% से नो। सो बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स निकल के आते हैं, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं। उसका कारण वो ये बताते हैं दैट दिस वीकनिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब दोनों जिम्मेदार हैं, जनता भी जिम्मेदार है लेकिन साथ ही साथ प्रशासन भी जिम्मेदार है। दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे जनरली
has not criticized the government much in the last 4 to 5 years. टर्म नंबर 5 जो आप देखोगे वो है डिजिटल डाइट. ये सिंपल सी बात है, जैसे खाने पीने की डाइटिंग होती है वैसे डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है. ये पेज नंबर 465 पे आपको टेक्नोलॉजी वाले एजुकेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा. एजुकेशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा. तो बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल डाइट एक रिकमेंडेशन है जो बहुत सारी कंट्रीज में लागू किया जाता है, जहां पे आप डिवाइस फ्री पीरियड्स रखते हो, वॉलंटरी डिवाइस फ्री पीरियड्स रखते हो, खासतौर पे बच्चों के लिए. तो डिजिटल एडिक्शन के बारे में ये बहुत ज्यादा सजग है. ये इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि डिजिटल एडिक्शन अमंग यूथ एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो गया है. इवन WHO रिकॉग्नाइज करता है कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन जैसी कोई चीज है जो मेंटल डिसऑर्डर बन गई है, जिसका नाम है गेमिंग डिसऑर्डर. गेमिंग डिसऑर्डर की परिभाषा भी है ऑफिशियली कि कोई ऐसा डिजीज जिसका ओवर गेमिंग मतलब इंपेयर्ड कंट्रोल है गेमिंग पे. पता ही नहीं है कि कितनी देर तक बैठा है, 12 घंटे बैठ गया, 15 घंटे बैठ गया. अपने किसी दोस्त को ये वीडियो दिखाना जरूर, ऐसा हो सकता है कि उसको गेमिंग डिसऑर्डर है. गेमिंग ओवर अदर एक्टिविटी, प्रायोरिटाइजिंग गेमिंग ओवर अदर एक्टिविटीज. स्कूल जाने की जगह गेमिंग कर रहा है, एग्जाम देने की जगह गेमिंग कर रहा है. ठीक है, पेपर है कोई बात नहीं, अगली बार रीपेयर हो सकते हैं, 1500 रुपए देने, गेमिंग कर रहा है. ये डिसऑर्डर है भाई. इनफैक्ट मेरे भी कई दोस्त इससे सफर करते थे, मुझे अब लगता है. एंड कंटिन्यूड प्ले डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. दिस इज गेमिंग डिसऑर्डर, दिस इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है, भारत की प्रॉब्लम भी है, और इसी वजह से इसको इकोनॉमिक सर्वे में एड्रेस किया गया है. टर्म यूज किया गया है डिजिटल डाइट होनी चाहिए. टर्म 6, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म है, सोशल सिकोफेंसी. सिकोफेंसी को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो बोलते हैं चाटुकारिता, या बिल्कुल सिंपल भाषा में चापलूसी. तो सिकोफेंसी, सोशल सिकोफेंसी तब इमर्ज होती है एआई के अंदर, जब एआई मॉडल्स, खासतौर पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs, ये दर्शाते हैं कि आप जो भी कह रहे हो वो सच ही होगा. दे ऑलवेज सपोर्ट यू, द लार्ज लैंग्वेज मॉडल विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन वट एवर यू से. दे टेक अ वेरी सिकोफेंटिक स्टांस इन फ्रंट ऑफ यू. दे डोंट काउंटर यू, आपको काउंटर नहीं करते. इवन इफ दे बिकम इनएक्यूरेट, इवन इफ दे स्टार्ट सेइंग अनट्रूथ. एंड इसका सबसे बड़ा नमूना अमेरिका में देखने को मिला. अमेरिका में ना, वहां की अदालत में केस चल रहा है जिसमें एक 23 साल के लड़के ने, एक 23-year-old किड किल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ChatGPT कन्विंस्ड हिम टू डू सो. एंड उसकी जो कॉन्वर्सेशन है अभी, वो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रायल विच इज हैपनिंग इन अमेरिका. वो बंदा उसको बता रहा है कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, तो वो उसको कन्विंस कर रहा है कि हाँ तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, यू आर नॉट रशिंग, यू आर जस्ट रेडी. सो दिस सोशल सिकोफेंसी इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ एआई मॉडल्स. तो ये कहता है 4 AM है, बच्चा कहता है इट्स एम्प्टी, एनीवेज थिंक दिस इज अबाउट द फाइनल एडियोस. वो उसको कहता है ऑल राइट ब्रदर, तू जा भाई मर, एंड देन लेट इट बी नोन यू डिडंट वैनिश. सो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बाद और भी ज्यादा स्क्रूटनी देखने को मिली ऑन एआई मॉडल्स. अभी इलॉन मस्क भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ChatGPT सही नहीं. खैर, दिस इज व्हाट इज सोशल सिकोफेंसी, द टर्म मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे. Another term which they have mentioned is QE infinity trap. ये थोड़ा सा इकोनॉमी का टर्म है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से आपको समझना पड़ेगा. QE infinity trap. QE क्या होता है? QE होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग. क्या होता है? क्वांटिटेटिव ईजिंग. अगर आपने सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा या मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ब्रॉडली 2 टाइप की हो सकती है. देयर माइट बी सम अदर पैरामीटर्स आल्सो. एक होती है इजी मनी पॉलिसी, एक होती है टाइट मनी पॉलिसी. इजी मनी पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे इंडिया में पॉलिसी रेट क्या है? रेपो रेट. ठीक है. So repo rate is technically the rate at which banks will borrow from the RBI. ये मतलब ये कहने का वो तरीका है, होता थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप इतना समझो कि बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI से पैसा मिल रहा है, आप उसको रेपो रेट बोलते हो. तो रेपो रेट जब रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पॉलिसी रेट, तो इसका मतलब बैंक्स इजीली पैसा बोरो कर सकते हैं. जब बैंक इजीली पैसा बोरो कर सकते हैं तो आगे लोन में भी बहुत इजीली घुमा सकते हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम होते चले जाएंगे, है ना. सो
इफ रेपो रेट डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड इजी मनी पॉलिसी। ठीक है, जब दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, जैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, फाइनेंशियल मार्केट्स क्राइसिस आई, 2020 में कोविड आया, तो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, ईजिंग कर देते हैं पॉलिसी की, यानी इंटरेस्ट रेट्स को घटाना शुरू करते हैं, घटाते रहते हैं ताकि बैंक्स इजीली पैसा बोरो कर सके। ये बोरो किया गया पैसा इजी और कम इंटरेस्ट रेट्स पे लोगों तक पहुंच सके और लोग इस बोरो किए गए पैसे से अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सके, अपना गाड़ी, मोटर गाड़ी ये सब खरीद सके, है ना। तो इससे कैश फ्लो जो है इकोनॉमी में बढ़ जाता है। अब 2020 के बाद से मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, दे हैव केप्ट ऑन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि कहीं हम इस इंफिनिटी ट्रैप में तो नहीं फंस गए जहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग करते रहने का ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इससे बस महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोगों के हाथ में पैसा आए जा रहा है, वो सेम चीज जो वो पहले 1000 रुपए में खरीदते थे 1500 की खरीद रहे हैं, बस इतना फर्क हो रहा है। कोई प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, बस चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा ज्यादा होता जा रहा है, तो चीजें ओवर वैल्यू होती जा रही है ना। अब ये ट्रैप क्यों है? ये ट्रैप इसलिए है क्योंकि एक दिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि बैंक ने रेट इंक्रीज कर दिए, रादर देन डिक्रीजिंग, उसने ईजिंग की जगह इंक्रीज कर दिए इज ऑलवेज अ साइन ऑफ ओवर मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, रोक दो। इंक्रीज करने से स्टॉक मार्केट पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, टाइटनिंग करने से, आप समझो कि नलका खोला हुआ था, खोलते जा रहे थे पैसे का, वो जब टाइट होगा तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है, नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से मार्केट्स क्रैश हो सकती है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये क्वांटिटेटिव इन्फिनिटी ट्रैप तो नहीं कहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी तो अभी भी बनी हुई है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तेल के दामों में, सोने के दामों में, चांदी के दामों में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हमें नहीं पता है कि क्या क्या चीज किस रेट पे मिल सकती है अगर वॉर शुरू हो गया। इसीलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग के इंफिनिटी ट्रैप में तो नहीं फंसे हुए, जहां रेट रिड्यूस करने से फायदा नहीं होगा क्योंकि चीजें ऑलरेडी बहुत ओवर इन्फ्लेटेड है, वैल्यूड ओवर वैल्यूड है, तो कम करूंगा तो इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर बढ़ा दूंगा रेट तो मार्केट कोलैप्स हो सकती है। ये टर्म है क्वांटिटेटिव ईजिंग इंफिनिटी ट्रैप, क्यूई इंफिनिटी ट्रैप। इट वाज एन इकोनॉमी टर्म, नीड टू यूज इट, यूज करना ये अपने आंसर्स के अंदर। अब एपिक कोर्स के बारे में दोबारा से बता देता हूं, एक और टर्म अपनी पढ़ी हुई है। एपिक कोर्स में करंट अफेयर्स लाइव लेक्चर्स के थ्रू कवर होंगे, डिटेल में आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन दे विल बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। एंड लास्टली आपको कई चीजों के रिपोर्ट्स, रैंकिंग इंडेक्स के और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के आपको कंपाइलेशन मिलेगी। आखिरी टर्म जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिपीटेडली यूज की, वो थी एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट ये है पेज नंबर 644 पे, चैप्टर 16 पार्ट 1। इससे पहले भी कई जगह पे ये टर्म है, लेकिन यहां पे प्रिसाइसली लिखी हुई है। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का मतलब ये है कि ये नहीं है कि स्टेट का मतलब यहां पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट सरकार या सरकार की एजेंसीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स ब्यूरोक्रेसी। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का मतलब यहां पे ये नहीं है कि स्टेट बिजनेस करने लग जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, नहीं, इनफैक्ट उसका उल्टा है। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का मतलब है जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज होती है वो ब्यूरोक्रेसी में इंबाइब हो जाए, वो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में इंबाइब हो जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर। मैं सारे एग्जाम्पल तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। साउथ कोरिया, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, followed that policy which India also partly followed, that is providing support to small industries, providing subsidies to their local industries, है ना, for improving manufacturing। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला जो पॉलिसी है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोल रहा है, वो पब्लिक सर्विस के लिए नहीं बोल रहा। ये वाला जो माइंडसेट है, ये मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाना है उसके लिए बोल रहा है,
पब्लिक सर्विस कैसे देनी है, पानी बिजली की सप्लाई, उसकी बात नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो साउथ कोरिया कहता है कि मैं अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने को तैयार हूं, मैं प्राइस रेगुलेट करने को इनिशियल स्टेजेस पे तैयार हूं, बट मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे आउटकम चाहिए। मतलब साल दर साल तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ते रहना चाहिए, तभी तुम्हें सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से। You will only get support if year on year your industry, your factory is increasing its export. Once you stop producing result, we will stop helping you out. So unconditional subsidy, unconditional incentives even to industries should not be there. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इकट्ठा करके वो एंटरप्रेन्योरियल स्टेट के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताते हैं, जो जापान में भी थे, साउथ कोरिया में भी थे, वियतनाम में भी उनको दिखे। इंडिया उनको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया उनसे सीख सकता है। सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी आउटकम ओरिएंटेड, यानी जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनका इवैल्यूएशन कितने रूल्स फॉलो किए उन्होंने इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इन सबऑर्डिनेशन कर दी है ना, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, फॉर्म सही से नहीं भरा, इसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजल्ट्स कितने लेके आ रहे हैं, कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज को उन्होंने लाइसेंस दे पाए या परमिट दे पाए जिन्होंने एक्सपोर्ट ग्रोथ किया। दिस हैज टू बी द फर्स्ट आउटकम। सेकेंड आउटकम इज फेलियर के लिए टॉलरेंस रखना। फेलियर मतलब बिकॉज द वर्ल्ड इज एन अनसर्टन प्लेस, इफ देर इज अ डिसीजन विच इज टेकन इन अ बोनाफाइड मैनर, अच्छे इंटेंशन से, सरकार के लिए बेनिफिट कमाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट या फेवर कमाने के लिए, फेवर नहीं, सॉरी, फेवर इज द रॉन्ग वर्ड, इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लिया गया, मान लो वो गलत हो गया ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस दैट हैपेंड, है ना, कि यूएस ने टैरिफ लगा दिए बहुत सारे, आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, है ना, या कहीं पे वॉर हो गई, आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, है ना, तो इस फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एरर्स को एक्सेप्ट करो, बट स्टैग्नेशन या स्टेटस क्वो को एक्सेप्ट मत करो। ये एंटरप्रेन्योरशिप की निशानी है, तभी ग्रोथ होगी। और तीसरा, जब आपने कोई सपोर्ट दिया, मान लो आप टैक्स पे सब्सिडी दे रहे हो किसी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, स्टार्टअप को, उससे एग्जिट करना सीखो, नहीं तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ 2019 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया था, जब उन्होंने ड्वार्फिज्म की बात की थी, आज से बहुत समय पहले। ड्वार्फिज्म क्या होता है कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में आजादी के बाद से ही जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं, एमएसएमई होती है, हम उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, टैक्स के बेनिफिट्स, जीएसटी फाइल करने के बेनिफिट्स, है ना, लोन के बेनिफिट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, देने भी चाहिए। लेकिन अगर वो परपेचुअली हम उन्हें देते रहें और अगर उनका साइज बड़ा हो, यानी अगर वो 100 से कम एम्प्लॉय है तब तक हम उनको बेनिफिट दे रहे हैं, अगर वो 300 एम्प्लॉय हो गए तब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, या अगर उनके नेट रेवेन्यू 500 करोड़ है, उससे कम है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, 500 करोड़ है उससे ज्यादा अगर रेवेन्यू है तो बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो ग्रो ही नहीं करना चाहेगा 500 करोड़ से ज्यादा, वो चाहेगा मैं डॉर्फ ही रहूं, मतलब छोटी इंडस्ट्री रहूं। कुछ ऐसा ही सेंटिमेंट इसमें भी नजर आ रहा है, जब ये कह रहे कि स्टेट हैज टू बी एंटरप्रेन्योरियल। हमारी अभी तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर स्टेट ने, ब्यूरोक्रेसी ने जो परफॉर्म किया है वो सिर्फ रूल्स फॉलो करने के लिए किया है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो सेफली मेंटेन रहे और रिस्क ना लेने की जरूरत पड़े, ऐसे बिहेव किया है। इसे बदलना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। आई होप ये 8 टर्म्स आपको समझ आई होंगी, और इस डेप्थ से अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तभी उसका फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। ऐसे और वीडियोस इकोनॉमिक सर्वे पे हम लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।